मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी को मेरा नमस्कार। मैंने आपसे वादा किया था कि सिलेबस पूरा होने के बाद डेस्क वर्क का अध्ययन मैं आपको वीडियो के माध्यम से करवाऊंगा। विद्यालय में इतना समय नहीं मिलता है कि आपको डेस्क वर्क पूरा सॉल्यूशन करवाया जा सके, इसलिए थोड़ी पहल टेक्निकल माध्यम से की जा रही है। सब बच्चे इस वीडियो को ज़रूर देखें और इस वीडियो को देखने के बाद आपको, हालांकि राजनीति विज्ञान और इतिहास विषय, दो विषय जो पढ़ रहे हैं हम, दोनों विषयों में डेस्क वर्क की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि हम इतना पढ़ चुके हैं और हम इतना अपना नोटबुक में नोट्स लिख चुके हैं कि जहाँ डेस्क वर्क की ज़रूरत नहीं। लेकिन फिर भी कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं, कहीं पीछे न छूट जाए, उसको भी ध्यान रखना होगा। इसलिए आओ शुरू करते हैं। राजनीति विज्ञान मॉडल प्रश्न पत्र 2 है। पहला मॉडल प्रश्न पत्र मैं आपको कक्षा के अंदर काफ़ी डिस्कस कर चुका हूँ, तो ये दूसरा मॉडल प्रश्न पत्र है। दूसरा मॉडल प्रश्न पत्र का पहला सवाल है कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के फलस्वरूप किन दो महाशक्तियों का उदय हुआ। दूसरा विश्व युद्ध, पहली बात तो आपका दूसरा विश्व युद्ध आते ही आपको मालूम चल जाना चाहिए कि दूसरा विश्व युद्ध हुआ कब था। 1939 से 1945, और पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918। तो ये पूछ रहा है द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के फलस्वरूप किन दो महाशक्तियों का उदय हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। फिर आगे चलकर ये दोनों ही शीत युद्ध लड़ते हैं। परमाणु अप्रसार संधि कब हुई थी। परमाणु अप्रसार संधि NPT 1 जुलाई 1968 को। ब आंसर सही है। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव थे। इन्होंने सोवियत संघ के नीतियां भी जारी की थी 2-3। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शॉक थेरेपी का परिणाम नहीं था। ध्यान रखना, शॉक थेरेपी का परिणाम नहीं था पूछा है। तो पहला ऑप्शन है समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था नष्ट हो गई, उद्योगों को निजी क्षेत्र में बेच दिया गया, रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय वृद्धि हुई, रूस को खाद्यान्न का आयात करना पड़ा। तो 4 ऑप्शन में इसमें कौन सा है ऑप्शन जो शॉक थेरेपी का परिणाम नहीं था। उद्योगों को निजी क्षेत्र में बेच दिया गया, ये शॉक थेरेपी का परिणाम नहीं था। शॉक थेरेपी का अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। सार्क का स्थापना वर्ष, सार्क की स्थापना कब हुई थी। सार्क की स्थापना सन 1985 में। 1950 में किस देश में ने तिब्बत पर नियंत्रण स्थापित किया था। किस देश ने तिब्बत पर नियंत्रण स्थापित किया था। चीन ने। अगला सवाल है निम्न में से किस वर्ष तिब्बती नेता दलाई लामा ने भारत में शरण मांगी। कौन से वर्ष में दलाई लामा ने भारत में शरण मांगी थी। 1959। आंसर। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा ही ध्यान रखना प्रधानमंत्री होता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की काल अवधि कौन सी है। पहली पंचवर्षीय योजना की काल अवधि 1951 से 1956। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र पर ज़्यादा जोर दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर उद्योगों पर ज़्यादा जोर दिया गया। हम कक्षा में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। द्रविड़ आंदोलन का संबंध किस राज्य से था। द्रविड़ आंदोलन का संबंध तमिलनाडु से था। निम्न में से किस राजनेता ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। संपूर्ण क्रांति काफ़ी बार प्री बोर्ड परीक्षा में भी पूछ चुके हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आया, टेस्ट में भी काफ़ी बार, कक्षा टेस्ट में भी पूछ चुके हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए। संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण ने किया था। भारत में नए आर्थिक सुधारों की शुरुआत किसकी सरकार के समय हुई थी। भारत में नए आर्थिक सुधारों की शुरुआत राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे उस समय हुई थी। फिर रिक्त स्थान की पूर्ति। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। भारत ने सन खाली जगह में द्वितीय परमाणु परीक्षण किया था। द्वितीय परमाणु परीक्षण मई 1998 में किया था। पहला परमाणु परीक्षण 1974 में। हमारे देश का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। स्वीडन के डैग हैमरशॉल्ड संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वितीय महासचिव बने। सन 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस ने
गरीबी हटाओ का नारा दिया था। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। सन 1999 के चुनाव से भारत में गठबंधन की राजनीति के एक लंबे दौर की शुरुआत हुई थी। 1999 में अति लघुतरात्मक प्रश्न 1 नंबर के, बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई? बर्लिन की दीवार 1961 में खड़ी की गई थी। सोवियत संघ के कितने गणराज्यों से मिलकर बना था? सोवियत संघ कितने गणराज्य से मिलकर बना था? 15 गणराज्य से मिलकर बना था। शॉक थेरेपी के किसी एक परिणाम को उजागर कीजिए। शॉक थेरेपी का अर्थ था आघात पहुंचाकर उपचार करना। अब कौन सा एक परिणाम हुआ था जो आपको मालूम है? अब सदन में भी सवाल पूछा था, शॉक थेरेपी का कौन सा अर्थ नहीं है, संबंध नहीं है। तो शॉक थेरेपी का से संपूर्ण रूस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था क्या हो गई थी? तहस नहस हो गई थी। सोवियत संघ के पतन का प्रमुख कारण क्या था? सोवियत संघ के पतन का प्रमुख कारण राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं की अंदरूनी कमजोरी सोवियत संघ के पतन का प्रमुख कारण था। हाईवे ऑफ डेथ, मृत्यु का राजपथ किस सड़क को कहा गया है? कुवैत और बसरा के बीच की सड़क को हाईवे ऑफ डेथ, मृत्यु का राजपथ कहा गया है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वर्चस्व शब्द का अर्थ क्या है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वर्चस्व शब्द का अर्थ है शक्ति का केवल एक ही केंद्र होना। वर्चस्व। साझी संपदा क्या है? वे संसाधन जिन पर किसी एक का वास्तविक अधिकार न होकर संपूर्ण समुदाय का अधिकार होता है, साझी संपदा कहलाती है। पर्यावरण से जुड़े किसी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम लिखना है। पर्यावरण से जुड़ा होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम। पर्यावरण से जुड़े, उसके बाद वैश्वीकरण के विरोध में स्थापित की गई किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम देखिए। वैश्वीकरण के लिए वर्ल्ड सोशल फोरम। वैश्वीकरण से क्या आशय है? अब वैश्वीकरण से आशय किसी वस्तु, सेवा, पूंजी एवं विचारों का एक देश से दूसरे देश के में निर्बाध रूप से प्रवाह, एक देश का दूसरे देश से निर्बाध रूप से प्रवाह करना वैश्वीकरण। फिर है ताड़ी विरोधी आंदोलन क्या था? आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के दुब्बरगंटा गांव की महिलाओं द्वारा ताड़ी का अर्थ शराब की बिक्री के विरोध में किए गए आंदोलन को ताड़ी विरोधी आंदोलन कहते हैं। अगला सवाल है, दलित पैंथर का मुख्य लक्ष्य क्या है? दलित पैंथर महाराष्ट्र का एक संगठन था। दलित पैंथर का मुख्य लक्ष्य था दलितों के अधिकार के लिए आवाज उठाना और जाति आधारित असमानता और अन्याय का विरोध करना। अब आ जाते हैं उत्तर सीमा 50 शब्द की होनी चाहिए। लघुतरात्मक प्रश्न है 2 नंबर का, तो बच्चा थोड़ा ध्यान रखना कि जितने नंबर का सवाल पूछा जाता है उसके अनुसार ही आपको आंसर देना है। उन 9/11 से संबंधित घटना कौन सी थी? तो सबको याद रखना है कि 9/11 क्या थी। 9/11 आपको मालूम है 11 सितंबर 2001 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और वर्जीनिया स्थित अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय पेंटागन था। पेंटागन पर जबरदस्त आतंकवादी हमला हुआ था। छोटा सवाल भी पूछ सकते हैं कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ पे है? पेंटागन में, ध्यान रखना। जिसमें लगभग 3000 लोग मारे गए थे। इस हमले में अल कायदा तथा तालिबानी नामक आतंकवादी संगठनों ने सम्मिलित होने की आशंका व्यक्त की गई थी। परिणाम स्वरूप अमेरिका ने आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के रूप में ऑपरेशन एंड्रयूक फ्रीडम प्रारंभ किया था। तो ध्यान रखना, ऑपरेशन एंड्रयूक फ्रीडम यदि पूछ ले किससे संबंधित है, तो अमेरिका ने आतंकवाद के विरुद्ध प्रारंभ किया था। इस अभियान का निशाना अल कायदा व अफगानिस्तान के तालिबान शासक को बनाया गया था। अगला सवाल है, स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश के उदय के कारण को समझाना है। बांग्लादेश का उदय किस कारण से हुआ? 1971 से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था। उसको पूर्व पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था। पाकिस्तानी शासकों ने तानाशाही रवैये के विरुद्ध बांग्लादेश के लोगों ने आंदोलन किया था, जिसे पाकिस्तान सरकार ने दबाने का भरसक प्रयास किया था। लेकिन पाकिस्तान के लोग भारत पलायन कर गए। पूर्व पाकिस्तान के लोग थे वो भारत के अंदर आने लगे। भारत ने शरणार्थियों की संभालने की समस्या से परेशान होकर पूर्व पाकिस्तान के लोगों की आज़ादी का समर्थन किया। अंत में दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध में पाकिस्तान की बुरी तरह से पराजय हुई और बांग्लादेश के रूप में नए राष्ट्र का उदय हुआ। भारत में मालदीव के साथ संबंध कैसे से संक्षेप में बताना है। भारत के मालदीव के साथ संबंध, भारत के मालदीव के साथ संबंध हमेशा ही सौंदर्यपूर्ण रहे थे। सन 1988 में श्रीलंका से आए हुए कुछ भाड़े के तमिल सैनिकों ने मालदीव पर हमला कर दिया था।
इस पर मालदीव ने भारत से मदद मांगी तो भारतीय नौसेना और वायुसेना ने तुरंत कार्रवाई कर भाड़े के तमिल सैनिकों को भगाया और भारत ने मालदीव के आर्थिक विकास और पर्यटन और मत्स्य उद्योग में भी सहायता प्रदान की। अगला सवाल है, शक्ति संतुलन को कैसे बनाया रखा जा सकता है? तो परंपरागत सुरक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण साधन है शक्ति संतुलन। शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए सैन्य शक्ति को बढ़ाना अति आवश्यक होता है, लेकिन आर्थिक और प्रौद्योगिकी विकास भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सैन्य शक्ति का यही आधार है कि प्रत्येक सरकार दूसरे देशों से अपने शक्ति संतुलन को लेकर अत्यंत संवेदनशील रहती है। तो ऐसे मिला के आप यदि शक्ति संतुलन रखना है तो सैन्य शक्ति जरूरी है। ओजोन परत में छेद होने से पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि ओजोन तंत्र में छेद हो जाता है तो पारिस्थितिकी तंत्र है, जो पर्यावरण है हमारा, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ओजोन परत में छेद होने से पारिस्थितिकी तंत्र पर काफ़ी प्रभाव पड़ते हैं। जैसे पहला प्रभाव, पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंचेगी, जिससे खतरनाक और जानलेवा बीमारियां उत्पन्न हो जाएगी, चर्म रोग हो जाएगा हमारे। साथ ही वैश्विक ताप वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी। समुद्र के किनारे वाले जितने भी तटीय टापू वगैरह है वो सब डूब जाएंगे। पराबैंगनी किरणों के पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से पेड़ पौधे जीव जंतुओं पर अत्यधिक बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो ये 2-4 प्रभाव है। आप 2 नंबर के अनुसार आपको आंसर देना है। आपकी राय में वैश्वीकरण के क्या कारण है? कि 4 का विवेचन बतानी है, कोई 4 कारण बताने हैं वैश्वीकरण। वैश्वीकरण के तो उसका शुरुआत ध्यान रखना, यही रखना है कि वैश्वीकरण के उदय के 4 निम्नलिखित कारण हैं। पहला, वैश्वीकरण के उदय का प्रमुख कारण युद्ध की संभावनाओं को कम करना था। दूसरा, इसके उदय का एक कारण राष्ट्रों के अलगाववाद को समाप्त करके उन्हें विश्व व्यवस्था में सक्रिय रखना था। तीसरा, पर्यावरण संतुलन को लगातार बनाए रखना भी वैश्वीकरण के उदय का कारण बताया गया है। वैश्वीकरण के उदय का एक अन्य कारण ऐसी आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना रहा है जिससे गरीबों को कम किया जा सके। अगला सवाल है, सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए कौन कौन से मापदंड सुलझाए गए? कि इन्हीं 4 का संक्षिप्त में बताना है। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य अभी वर्तमान में 5 है और अस्थायी 10 है। तो इसमें कौन कौन से मापदंड हैं? नए सदस्य के लिए सुरक्षा परिषद में स्थायी नए सदस्यों के लिए मापदंड सुलझाए गए हैं। तो नए सदस्य के लिए देखो, एक नए सदस्य को बड़ी आर्थिक शक्ति होना चाहिए, तो वही सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य या अस्थायी सदस्य बन सकता है। बड़ी सैन्य शक्ति का होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में ऐसे देश का योगदान अधिक होना चाहिए। जनसंख्या की दृष्टि से एक बड़ा राष्ट्र होना चाहिए। तो ये सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्य बनने के लिए मापदंड मतलब योग्यताएं हैं। भारत में मतदान के 2 तरीके बताने हैं। तो कौन कौन से 2 तरीके हैं? एक तो आपको मालूम है पुराने ज़माने में बैलेट पेपर चलता था, और दूसरा वर्तमान में भी जो चुनाव होते हैं ईवीएम के द्वारा। तो ये दोनों ही है, दोनों का आपको संक्षिप्त में वर्णन करना है कि बैलेट पेपर क्या है और ईवीएम क्या है। प्रीवी पर्स की व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? बहुत ही बढ़िया सवाल है। प्रीवी पर्स, पर्स का मतलब आप सबको मालूम ही है। तो प्रीवी देशी रियासतों का विलय भारतीय संघ में करने से पहले सरकार ने एक आश्वासन दिया था कि रियासतों के तत्कालीन शासक परिवार, राज परिवार है, को निश्चित मात्रा में निजी संपदा रखने का अधिकार होगा। साथ ही सरकार की तरफ से उन्हें कुछ विशेष भत्ते भी दिए जाएंगे। ये दोनों यानी शासक की निजी संपदा और भत्ता इस बात के आधार पर तय किए गए कि किस राज्य का विलय किया जाना है, इसके विस्तार और राजस्व क्षमता कितनी है। इस व्यवस्था को प्रीवी पर्स कहते हैं। प्रीवी पर्स को आपको मालूम है इंदिरा गांधी सरकार ने समाप्त किया था। अगला सवाल है, भारतीय राजनीति पर दल बदल की भूमिका का आंकलन करना है। दल बदल की क्या भूमिका है भारत की राजनीति पर? दल बदल आप सबको मालूम है, एक दल को छोड़कर दूसरे दल में, एक ही पार्टी के दूसरे चुनाव से लड़कर किसी और पार्टी में चले जाना, दल बदल। दल बदल इन परिस्थितियों को संदर्भित करता है कि जो पार्टी को छोड़ देते हैं जिससे वो चुने गए थे और अन्य दल में शामिल हो जाते हैं। यह संस्कृति भारत में 1967 के चुनाव के बाद विकसित हुई। इस अवधि को आयाराम गयाराम के अभिव्यक्ति भी देते हैं। आपको मालूम है हरियाणा का एक विधायक था, उसका नाम भी गयालाल था। गयालाल ने 15 दिनों के अंदर 3 बार पार्टियां चेंज की थी। उसके बाद एक लोकोक्ति प्रसिद्ध हो गई थी आयाराम गयाराम वाली। यह बार बार सरकार बनाने और सरकार भंग करने जैसी स्थिति पैदा कर देता है। अगला सवाल है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के किन्हीं 2 मुख्य मांगों का उल्लेख करना है। नर्मदा बचाओ आंदोलन की 2 मुख्य मांगे।
आंदोलन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित सभी लोगों को समुचित पुनर्वास की मांग करता था। आंदोलन ऐसी परियोजना की निर्णय प्रक्रिया में स्थानीय समुदायों की भागीदारी की मांग करता था और जल, जमीन और जंगल पर इन समुदायों का जो मतलब आदिवासी लोग थे उनका नियंत्रण चाहता था। क्षेत्रवाद और क्षेत्रीयता से आप क्या समझते हैं? क्षेत्रवाद और क्षेत्रीयता किसी क्षेत्र विशेष के लोगों की इस प्रवृत्ति से संबंधित है जो उसके क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक शक्तियों की वृद्धि करने के लिए प्रेरित करती है। लोकतंत्र में क्षेत्रीयता को राष्ट्र विरोधी नहीं माना जाता है। लोकतंत्र में क्षेत्रीय आशंकाओं को राजनीतिक अभिव्यक्ति की अनुमति माना जाता है। अगला और हमारा अंतिम सवाल है, क्योंकि ये 2 नंबर के सवाल है जो हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं। बाकी बड़े निबंधात्मक सवाल मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको जवाब आपको मालूम है हमारे नोट्स बुक में अच्छी तरह से लिखे हुए हैं, आपको उन्हीं को समझना पड़ेगा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान की कौन कौन सी विशेषता यह सुनिश्चित करती है कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा लोकतांत्रिक ढांचे में होगी। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तो कंपटीशन होगा। भारतीय संविधान में ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो देश में संसदीय लोकतंत्र प्रणाली को अपनाना, पहला तो कह सकते हैं देश में बहुदलीय प्रणाली को अपनाया जाना, जिससे भी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होती है। देश में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की प्रणाली, आपको मालूम है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ऐसा मताधिकार व्यक्ति जो जाति किसी भी लिंग, जाति, धर्म का हो, 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए, वो वोट देने का अधिकार होता है, उसको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। राज्य का स्वरूप लिंग धर्म निरपेक्ष रखा जाना चाहिए। दबाव समूह, हित समूह और क्षेत्रीय दलों को संगठित होने की पूरी आज़ादी होती है। तो ये ऐसे है तो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ढांचा माना जा सकता है। अब अगले सवाल है 3 नंबर के हैं और सारे जवाब 100 अंक शब्दों में देने हैं। तो ये सवाल केवल डिस्कस करेंगे कि भारतीय संदर्भ में आर्थिक नियोजन का अर्थ और महत्व बताना है। आर्थिक नियोजन का क्या अर्थ है और आर्थिक नियोजन का क्या महत्व है, ये आपको नोट्स बुक में अच्छी तरह से करवाया हुआ है। अगला सवाल है एफ्रो एशियाई एकता को बढ़ावा देने के लिए जवाहरलाल नेहरू द्वारा किए गए प्रयासों का परीक्षण करना। जवाहरलाल नेहरू ने कौन कौन से प्रयास किए थे एफ्रो एशियाई एकता के लिए? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि बांडुग सम्मेलन हुआ था 1955 वाला, इंडोनेशिया बांडुग शहर के अंदर वहाँ पे। उसके बाद में गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई थी। पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष का हुआ था। उसके संस्थापक गांधी जी उसमें, सॉरी जवाहरलाल नेहरू उसमें शामिल थे। तो ये आपको क्लास में अच्छी तरह से हमारे डिस्कस किया हुआ है। भारतीय लोकतंत्र पर आपातकाल के प्रमुख दुष्प्रभाव कौन कौन से पड़े? 1975 25 जून 1975 में इंदिरा गांधी और के समय जो आपातकाल लगा था उसमें कौन कौन से दुष्प्रभाव पड़े? राजनीतिक कार्यकर्ताओं की काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी हो गई थी, आपको मालूम है। प्रेस पर पाबंदी लगा दी थी। मौलिक अधिकारों पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा था। जनसंख्या नियंत्रण की अनिवार्यता, नसबंदी, राजीव गांधी ने काफ़ी लोगों की नसबंदियाँ करवा दी थी। दलीय प्रणाली का दुष्प्रभाव भी पड़ा था। तो ये सारे आपको वर्णन करने हैं। सन 1990 का दशक भारतीय राजनीति में नए बदलाव का दशक माना जाता है। इसके भी कारण बताने हैं कि 1990 का दशक भारतीय राजनीति नए बदलाव, आपको मालूम है 1967 तक एक ही पार्टी का प्रभुत्व था। 1967 से बाद में थोड़ा कांग्रेस को स्ट्रगल करना पड़ा। 1999 के बाद तो पूरी की पूरी भारतीय राजनीतिक प्रणाली ही बदल गई। बहुदलीय अवस्था हो गई, किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता था। 1990 से 1997 तक लगभग 7 से 10 प्रधानमंत्रियों को कार्यकाल हुआ, कोई भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। इसलिए ये सारा वर्णन है आपको करना है। अगला निबंधात्मक सवाल है, 250 शब्दों में उत्तर देना है, 4 अंक का है। शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर शीत युद्ध के प्रभाव का विस्तार से बताना है। शीत युद्ध का क्या प्रभाव है? इसके अथवा में सवाल आएगा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन अब अप्रासंगिक हो गया। अभी वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन है वो अप्रासंगिक हो गया है। तो इसका भी आपको, आप इस कथन के बारे में आप क्या सोचते हैं? तो और इसके उत्तर के समर्थन में तर्क प्रस्तुत करने हैं। इसके अलावा और है 22वां नंबर सवाल, यूरोपीय संघ एक अधिराष्ट्रीय संगठन के रूप में कैसे उभरा? इसकी सीमाएं क्या है? यूरोपीय संघ होगा, आसियाना होगा या सार्क होगा? इस पाठ में से एक सवाल ये जरूर होगा। इसके अथवा में देखो, आसियाना का विजन दस्तावेज 2020 और भारत चीन के मध्य संघर्ष के मुद्दे, ये आपको करने हैं। 23 नंबर सवाल है, 4 नंबर के तीन सवाल आएंगे। सन 1947 में हुए भारत के विभाजन के किन्हीं दो कारणों का
आंकलन करना है और विभाजन के किन्हीं 4 परिणाम की व्याख्या करनी है आपको। इसके अथवा में राज्य पुनर्गठन आयोग क्या था, भाषाई आधार पर नए राज्यों का गठन करना एक लोकतांत्रिक कदम किस प्रकार साबित हुआ, यह आपको समझाना है। तो छात्रों, ये था हमारा मॉडल पेपर नंबर 2 राजनीतिक विज्ञान। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो कल हम क्लास में और भी डिस्कस करेंगे। जय हिंद।